आज हम लोग कहानी शुरू करने जा रहे हैं मराठों की। मराठों की कहानी थोड़ी-सी लंबी है, कन्फ्यूजिंग भी है, लेकिन इंटरेस्टेड है। मराठों के बारे में सब लोगों ने जाना है और छत्रपति शिवाजी के बारे में सब लोगों ने सुना भी है। मराठों की वीरता, शौर्य, साहस ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और मेडिवल हिस्ट्री में हम लोगों ने जब मराठों के ओरिजिन के बारे में पढ़ा था, तो आपको याद होगा कि दिल्ली की राजधानी ट्रांसफ़र करी गई दौलताबाद और फिर वहाँ पर एक नया एम्पायर डेवलप हुआ, उन लोगों ने मराठों को अपनी सेना में रखना शुरू किया और फिर किस तरीके से शिवाजी के पिताजी ने मराठा साम्राज्य की स्थापना करी थी। तो मराठा साम्राज्य की स्थापना की कहानी तो आपको क्लियर है। अब आप पहले एक बार मराठों का मैप देखिए ध्यान से। इसमें ये जो पिंक कलर का पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये मराठा एम्पायर है और प्राचीन भारत के इतिहास से लेकर के और मराठों तक की कहानी पढ़ने के दौरान आप पाते हैं कि इतना बड़ा साम्राज्य शायद ही इतिहास में आपको दूसरा देखने को मिला हो। प्राचीन भारत के इतिहास की बात करेंगे तो अशोक का साम्राज्य इतना बड़ा था। इसके बाद में मध्यकाल की बात करेंगे तो अकबर और औरंगजेब का साम्राज्य इतना बड़ा था और मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल की शुरुआत में मराठों का साम्राज्य इतना बड़ा था। और इस नक्शे को आप ध्यान से देखेंगे तो दिल्ली भी यहाँ पर मराठों के पास है। मराठों का यह संकल्प था कि जिस दिन दिल्ली पे भगवा ध्वज फहराया जाएगा, उस दिन मराठों का संकल्प पूर्ण होगा और वो दिन मराठों ने देखा भी था। अगर आपसे कभी ये प्रश्न पूछा जाए कि पूरे मराठा साम्राज्य में वो एकमात्र व्यक्ति कौन था जिसने इस नक्शे को बनाने में सबसे ज्यादा एफर्ट्स किए, सबसे ज्यादा योगदान दिया, तो उस व्यक्ति का नाम होगा बाजीराव पेशवा प्रथम, ना कि शिवाजी। शिवाजी ने तो स्थापना करी थी। बाजीराव पेशवा प्रथम। पेशवा यहाँ पे उपाधि है, पेशवा का मतलब है प्राइम मिनिस्टर, प्रथम का मतलब पहले, इसके बाद इस नाम से एक और हुए। तो ये जो मूवी आपने देखी होगी बाजीराव मस्तानी, तो उसमें जो बाजीराव हैं, उन्होंने ये मराठा साम्राज्य बनाया था और 1720 में वो पेशवा बने थे, 1720 में, और 1741 में उनकी मृत्यु हुई। और जब उनकी मृत्यु हुई तो बहुत दर्दनाक मृत्यु थी, तो करीब 1 साल तक तो उन्होंने सफ़र किया। तो आप 1740 ही मानिए, 20 से 40, ये जो 20 साल थे बाजीराव पेशवा के, इसमें उन्होंने कुल 41 लड़ाइयाँ लड़ी थी, 41 लड़ाइयाँ। और मराठों की लड़ाई का मतलब है छोटी-मोटी लड़ाई नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध हुए थे। और 41 लड़ाइयाँ 20 साल में लड़ी गई, तो मतलब हर 6 महीने में एक युद्ध हुआ। और युद्ध भी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना चलता है। कई-कई बार 6 महीने, साल भर भी एक युद्ध चल सकता है। तो आप अब कल्पना करिए कि उस आदमी ने ब्रेक कितना लिया होगा, आराम कितना किया होगा और अपने आप को फिट कैसे रखा होगा। 1 लाख की सेना में 1 आदमी अगर बाजीराव पेशवा होता था, तो सेना कॉन्फिडेंट होती थी कि हम जीत जाएँगे। और जब हम लोग ओरछा का इतिहास पढ़ते हैं, मेरा एक वीडियो भी आपने ओरछा के ऊपर देखा होगा, तो ओरछा का जो महल है, जिसे आज जहांगीर पैलेस के नाम से जाना जाता है, ये मस्तानी बाई के पिता का महल था। तो जब वहां पर मुगलों का अटैक हुआ था, तो वो क्षत्रिय राजा ने पत्र लिखा था बाजीराव प्रथम को, और पत्र लिख करके कहा था कि मैं मुगलों से घिरा हुआ हूं और आप ही हिंदुस्तान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे मुगल थर-थर कांपते हैं। तो आप यकीन मानिए, वो व्यक्ति पूना से 72 घंटे के अंदर उस जमाने में ओरछा पहुंच गया था। और ये देख करके मस्तानी बाई के पिता दंग रह गए कि ये कैसे हो गया। तब उनको किसी ने बताया कि जब आपकी चिट्ठी मिली बाजीराव प्रथम को, तो ये भोजन कर रहे थे और इन्होंने खाने की थाली को छोड़ करके सीधा घोड़ा उठा लिया था। तो उन्होंने पूछा, ये क्यों किया आपने? आप कम से कम खाना तो खा सकते थे। तो बाजीराव पेशवा का जवाब था कि यदि क्षत्रिय ब्राह्मण को सहायता के लिए बुलाए और ऐसे में ब्राह्मण भोजन करके आए, तो हमारे ब्राह्मणत्व पे धिक्कार है। तो मराठों में जो पेशवाई चलती थी, यानी प्राइम मिनिस्टर की जो पोस्ट होती थी, वो पूरी तरीके से ब्राह्मणों के कंट्रोल में थी। जब इतिहास में कभी ब्राह्मण फाइटर्स का नंबर आता है, तो मराठों को पहले स्थान पर इसीलिए रखा जाता है। और फिर इसी चीज से प्रभावित होकर के मस्तानी का विवाह उनके साथ कर दिया गया था और मस्तानी को लेकर के वो अपने साथ पूना चले गए थे, जो आगे चल के उनके परिवार में डिस्प्यूट का कारण भी बना था। तो ये एक मोटी कहानी मराठों के बारे में आपको क्या सिखाती है कि मराठों ने ये जो महान साम्राज्य बनाया था, इसमें मराठों की शौर्य, वीरता और साहस के अलावा कुछ नहीं था। उन्हें विरासत में कुछ भी नहीं मिला था। उनके पास ऐसी कोई बहुत बड़ी सेना या कोई बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। सिर्फ एक चीज थी, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि जब मराठे इतने महान थे, तो अंग्रेज कैसे जीत गए मराठों से? अभी आपने देखा कि बंगाल इतना बड़ा है, मैसूर इतना बड़ा है, उसको तो चलिए जीत लिया। इतने बड़े मराठों को कैसे जीत लिया? तो फिर से हमें इतिहास में झाँकना पड़ता है और वही नियम निकालने पड़ते हैं कि यदि आपको युद्ध जीतना है, तो 3 नियमों का पालन करिए। पहला नियम, शत्रु के खेमे में विभीषण ढूँढ लीजिए।
तो अंग्रेजों ने शत्रु के खेमे में, यानी कि मराठों के खेमे में विभीषण ढूंढ लिया था, जिसका नाम था रघुनाथ राव। दूसरा नियम युद्ध जीतने का, इंटरनल कन्फ्लिक्ट, आंतरिक क्लेश पैदा करवा दीजिए। अंग्रेजों ने आंतरिक क्लेश पैदा करवा दिया था। मराठा साम्राज्य में जो जातियां थी वो आपस में ही लड़ने लगी थी, और बचा हुआ 20% काम तो सेना करती है। तो 20% काम ही केवल अंग्रेजों की सेना ने किया था। आगे बात समझ में। तो मराठों को किस तरीके से कंसोलिडेट किया गया, ये इसकी संक्षिप्त कहानी मैंने आपको सुना दी, ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फिट हो जाए। बात समझ आ गई अच्छे से। तो मराठों का भेदिया कौन निकला? रघुनाथ राव। ये अकेला शख्स अगर ना होता तो शायद आज पूरे भारत में भगवा झंडा होता और भारत कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र हो सकता था। ठीक है, अब इस कहानी को हम लोग थोड़ा बारीकी से निरीक्षण करेंगे। इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो मराठों की महानता से होती है, जिसमें मराठों को मराठा सरदार कहा जाता है। मराठा सरदार। और शिवाजी नाम बहुत पॉपुलर है, जो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मराठों में जाति विभाजन है। इन जातियों में एक जाति है मोरे, घटके, निंबलकर, जाधव, सावंत, भोसले, देशपांडे, देशमुख। ये सब मराठों में टॉप क्लास जातियां हैं। और इन टॉप क्लास जातियों में जो भोसले जाति है, ये भोसले डायनेस्टी कम टू द प्रोमिनेंस। मराठे जब सत्ता में आए, जब छत्रपति का पद बनाया गया, स्वराज की स्थापना हुई, तो भोसले पावर में आए थे। शिवाजी का पूरा नाम क्या था? शिवाजी राव भोसले। जैसे आज आप सुनते हैं आशा भोसले, तो ये सब वही जातियां हैं। ठीक है, और ये सब जातियां भी आपने महाराष्ट्र में खूब सुनी होगी, क्योंकि वहां के लीडर्स और बहुत सारे बॉलीवुड के अभिनेता अभिनेत्री इन्हीं सब नामों से जाने जाते हैं। ठीक है ना। अभी एक बॉलीवुड के कलाकार हैं जिनका नाम आप लोग जानते होंगे, रितेश देशमुख। सबने जाना होगा, कॉमेडी फिल्मों की वजह से बहुत मशहूर रहे हैं। इनकी वाइफ है जेनेलिया डिसूजा। और ये जो रितेश देशमुख हैं, इनके पिताजी जो थे उनका नाम था विलासराव देशमुख, और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। और बहुत ही अच्छे मुख्यमंत्री, मतलब ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनके मरने पे पूरा महाराष्ट्र रोया था। तो ये जो विलासराव देशमुख थे, ये यही देशमुख परंपरा से आ रहे थे। लेकिन अब समय का फेर है कि अब लड़का बॉलीवुड में एक्टिंग कर रहा, और कभी लड़कियों के कभी औरतों के रोल करके लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा। लेकिन इनका जो इतिहास है वो रक्त से लिखा गया है। इतने महान है मराठे। महानता सिर्फ इसीलिए बता रहा हूं ताकि आगे की क्राइसिस भी आपको उतनी ही महानता के साथ बता सकूं। तो जाति विभाजन क्लियर हो गया। इनमें से भोसले सत्ता में आए। अब मराठा सरदारों की जो कहानी शुरू होती है, वो शुरू होती है तब जब साहू जी छत्रपति बने थे। मराठों में दो पद आपको हमेशा याद रखने हैं। पहला पद है छत्रपति और दूसरा पद है पेशवा। छत्रपति का मतलब होता है जैसे आज प्रेसिडेंट, और पेशवा का मतलब होता है जैसे आज प्राइम मिनिस्टर। तो जब आप इंडियन डेमोक्रेसी को देखते हैं तो आप पाते हैं कि जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनल है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो डोमिनल है। यानी कि वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास है, राष्ट्रपति केवल रबर स्टैंप की तरीके से साइन करने के लिए बना हुआ है। तो मराठों में भी यही कॉन्सेप्ट था कि जो छत्रपति होते थे वो नॉमिनल होते थे, और जो पेशवा होते थे वो डोमिनल होते थे। तो छत्रपति हैं साहू जी और पेशवा हैं शिवाजी। इनके दो बेटे हैं, राजा राम और संभाजी। और संभाजी के जो बेटे हैं वो हैं साहू जी द्वितीय, जिनके नाम पे कानपुर विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय। ठीक है ना। अब ये जो पेशवा हैं, ये लो की मिनिस्टर अंडर द साहू जी। साहू जी फाउंडर है, पेशवा उसके नीचे प्रधानमंत्री के तौर पर काम करते हैं। लेटर बिकम्स प्रोमिनेंट अंडर शिवाजी रूल। लेकिन जब शिवाजी का शासन आता है, शिवाजी भी पहले पेशवा ही थे, बाद में छत्रपति बने, लेकिन जब शिवाजी का रूल आता है तो शिवाजी पेशवा के पद को बहुत बलवान बना देते हैं। और यहीं से यह परंपरा शुरू होती है कि जो पेशवा होगा उसके हाथ में सत्ता की चाबी होगी। तो इसीलिए जब मैं आपको बाजीराव पेशवा की कहानी सुनाता हूं, तो बाजीराव पेशवा होकर के 41 लड़ाइयों को लीड करते हैं। तो ये शौर्य जो है ये यहां से निकल करके आता है। ये भी चीज क्लियर हो गई सबको। अब नंबर आता है कि जब बालाजी विश्वनाथ छत्रपति बने, तो यहां से घटनाक्रम तेजी से बदला। बालाजी विश्वनाथ पेशवा हैं। 1713 से 1720 तक का इनका कार्यकाल है। और ये इतने बुढ़े हैं, इतने वृद्ध हैं कि अपने सिंहासन से उठने बैठने के लिए भी इनको किसी का सहारा लेना पड़ता है। और सभा बैठी है, सबके माथे पर चिंता की लकीरें हैं कि मराठों का संकल्प दिल्ली के तख्त पर भगवा ध्वज लहराना, ये कौन पूरा करेगा। और इनके जो सबसे योग्य पेशवा थे उनका निधन हो चुका है। तो एक 16 साल का लड़का दरबार में प्रवेश करता है, जिसके सर पे एक भी बाल नहीं है, लंबी सी शिखा है, और उसको देख के ऐसा लगता है कि वो कोई आचार्य है, कोई पुरोहित है। जब वो अंदर प्रवेश किया
तो पूरी सभा अट्टहास करने लगी, हंसने लगी, ये सोच करके कि ये जरा सा लड़का क्या पेशवा बनेगा। तो पेशवा बनने के लिए दो शर्तें होती थीं। व्यक्ति को साहसी तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ बुद्धि का भी उतना ही प्रबल होना चाहिए। तो वहीं दरबार में शास्त्रार्थ हुआ और शास्त्रार्थ के साथ युद्ध भी हुआ। दोनों ही पैरामीटर्स पे बाजीराव खड़े उतरे और बहुत ही छोटी उम्र में ये पेशवा बन गए। और यहीं से कार्यकाल शुरू होता है 1720 से 1740, जिसको हम लोग द गोल्डन एरा ऑफ मराठा एम्पायर कह सकते हैं। ध्यान रहे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मराठों का स्वर्ण युग किसे कहते हैं? तो बाजीराव के काल को मराठों का स्वर्ण युग कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए अगर आपको समय मिले तो एक बार आप बाजीराव मस्तानी मूवी जरूर देखिएगा, और उस मूवी को देखते समय प्रेम कहानी को नेग्लेक्ट करिएगा, लेकिन उसमें जो हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छा है। तो जरूर एक बार आप देखिएगा, क्योंकि ये सब ऐसी हिडन हिस्ट्री है जो ना पढ़ाई जाती है, ना हमारी समझ में आती है, लेकिन एग्जाम के कंटेक्स्ट में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, बाजीराव पेशवा ने कभी कोई लड़ाई हारी नहीं, तो इन्होंने पूरे भारत को अपने कंट्रोल में कर लिया। लेकिन इतने बड़े भारत पे रूल कैसे किया जाएगा? तो इन्हीं की बनाई व्यवस्था थी कि नॉर्थ, अगर यहाँ पे इंडिया का मैप आपको बना के दिखाऊं, तो मराठों की राजधानी थी पूना। ये तो मराठों ने क्या किया, भारत को पूरब पश्चिम उत्तर पश्चिम में डिवाइड कर दिया, और उत्तर की जो राजधानी बनी वो बनी ग्वालियर। और ग्वालियर का कंट्रोल किसके हाथ में दे दिया? सिंधिया। यानी कि सिंधिया जाति का सरदार ग्वालियर में बैठेगा और मराठों की नॉर्थवर्ड डायरेक्शन को रूल करेगा। ठीक। इसके बाद बड़ौदा, गुजरात, ये वाला पोर्शन पश्चिम में दे दिया गायकवाड़ को। यहां पे गायकवाड़ देखेंगे। पश्चिम में इंदौर है, पूरब में इंदौर दे दिया होलकर्स को। यहां पे होलकर देखेंगे। नागपुर जो की राजधानी है, वहां पर भोसले बैठेंगे, क्योंकि आपको पता है भोसले ही सत्ता में है। और पेशवा को दे दिया पूना, जो पेशवा प्रधानमंत्री होगा वो पूना में बैठेगा। तो इस तरीके से इसका डिवीजन कर दिया। डिवीजन बहुत अच्छा है। सारे के सारे मराठे अपनी अपनी जगह को रूल करेंगे, मिल करके काम करेंगे, और कोई भी बाहरी जो दुश्मन है वो कभी भी मराठा साम्राज्य की दीवारों को गिरा नहीं पाएगा। लेकिन इस पूरी कहानी में एक छोटी सी चीज आपको समझनी है, अगर इन पांचों में ही पटनी बंद हो जाए तो क्या होगा? हाँ, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो बस मराठों के पतन की यही कहानी है कि डिवीजन तो हुआ, लेकिन इस डिवीजन के बाद इनमें आपस में पटनी बंद हो गई। वो भी कब? बाजीराव के बाद, बाजीराव के समय नहीं। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ये मैच द फॉलोइंग के लिए कई बार पूछा जा चुका है। हमेशा आपको क्लियर होना चाहिए कि कहां पर कौन काबिज है। आगे बढ़ते हैं। ये नक्शा मैं आपको दिखाई चुका हूं, बैकग्राउंड आप लोग समझ ही चुके हैं। अब ये फाइनल चार्ट अगर आप समझ गए तो मराठे आपकी मुट्ठी में आ जाएंगे। बालाजी विश्वनाथ कौन है? छत्रपति हैं, बुढ़े आदमी हैं, पीड़ित हैं। पेशवा कौन है? बाजीराव। बाजीराव के दो बच्चे हैं। बाजीराव की मौत 1741 में हो गई है। इनका बेटा है रघुनाथ राव, और दूसरा है नाना साहेब। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मस्तानी से इनका बच्चा कौन है? और ध्यान रहे, मस्तानी भाई मुस्लिम नहीं है, मस्तानी भाई छतरानी है, नाम है मस्तानी, राजकुमारी है वो। तो मस्तानी से बच्चा कौन है? मूवी देखी किसी ने? देखिए। तो मूवी में आपने देखा होगा कि जब वो मस्तानी को लेके वापस आते हैं, और मस्तानी जब गर्भवती होती है, तो उनके परिवार में एक डिस्प्यूट होता है, जिसमें बालाजी की माँ, बाजीराव की माँ, ये कह देती है कि मस्तानी से जो बच्चा होगा वो सत्ता में नहीं आएगा, वो पेशवा नहीं बनेगा। और अपनी जिद में बाजीराव ये डिक्लेयर कर देते हैं कि मेरे ना रहने के बाद नाना साहेब ही पेशवा बनेगा। और इसी बीच उनकी मौत हो जाती है। खैर, यहां तक कोई विवाद नहीं है। यहां तक विवाद इसलिए नहीं है क्योंकि बाजीराव का स्पार्क इतना ज्यादा है, उसका रुतबा इतना ज्यादा है कि उसके फैसले को कोई चुनौती नहीं दे सकता है, और अगले पेशवा बालाजी बाजीराव बनते हैं। इनका भाई जो है रघुनाथ राव, यानी कि बाजीराव की जो रियल पत्नी है, उनका जो पुत्र है, वो इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है। वो अपने पापा के निर्णय के साथ खड़ा है, लेकिन वो भी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपना रहा है। इनकी मृत्यु होगी। जब इनकी मृत्यु होगी तो इनका बेटा है माधव राव और इनका बेटा है नारायण राव।
तो इनकी मृत्यु के बाद क्या इसके मन में ये बात नहीं आएगी कि यार अब बना दो, चलो पिताजी का निर्णय हमने माना, अब बना दो। तो रघुनाथ राव को बना देना चाहिए था। लेकिन जो अष्टप्रधान थे, मंत्रिपरिषद थी, उसने ये तय किया कि चूंकि हम लोग मोनार्कियल सिस्टम को अपनाए हुए हैं, तो यहाँ पे तो वंश परंपरा चलेगी। तो बालाजी बाजीराव के बाद माधवराव अगला पेशवा बनेगा। साथ ही साथ ये भी ध्यान रहे कि बाजीराव के मरने के बाद पेशवा का पद बहुत कमजोर हो चुका है और इसके लिए युद्ध करना, लड़ाई करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। लेकिन फिर भी माधवराव को जबरन बना दिया गया। अब इन दोनों का रिश्ता क्या है? चाचा भतीजे है ना, तो अगर भतीजा पेशवा बनेगा तो चाचा को बुरा नहीं लगेगा। तो चाचा ने इसके विरुद्ध कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू कर दी और ऐसी कॉन्स्पिरेसी करी कि किल्स हिम एंड ट्राइज टू गेन पावर। इसको मरवा ही दिया, चाचा ने भतीजे को मरवा दिया। अब जब भतीजा नहीं रहा तो ले दे के फिर मुकुट किसको मिलेगा? रघुनाथ राव को मिलेगा। फिर अष्टप्रधान बैठी, फिर सबने तय किया कि माधव राव नहीं रहा तो अब नारायण राव को पेशवा बनाया जाएगा। कुल मिला के रघुनाथ राव के भाग्य में पेशवा बनना नहीं लिखा है, आप आसान भाषा में ये कह सकते हैं। तो सोचिए, जिसने अपने पिता की आज्ञा पालन करके अपने भाई को पेशवा बनवाया, फिर अपने भतीजे को मरवाया, अब भतीजे का बेटा यानी कि अब तो ये उसका पोता हुआ, तो दादा और पोते की उम्र में कितना अंतर होगा? अगर उस जमाने के हिसाब से भी देखें तो कम से कम 40 साल का तो अंतर होगा। तो अब भी कोई क्लेश रखने का यहाँ पर कारण बनता नहीं है। लेकिन रघुनाथ राव अभी भी मनमुटाव की स्थिति में रखा हुआ है और नाना फडणवीस एक्सेप्ट माइनर सन ऑफ माधव राव एज पेशवा। तो जो छत्रपति थे उन्होंने इस नाबालिग बच्चे को पेशवा बना दिया। अब ये पागल ही होगा जो इसको भी मरवाएगा, क्योंकि भाई तुमने एक को मार दिया, चलो लोगों ने मान लिया ये कोइंसिडेंस था, दूसरे को भी मरवा दोगे तो खुद भी तो निपट जाओगे। तो अब ये इसको तो मरवा नहीं सकता, तो ये क्या करेगा? खून के घूंट पिएगा। और जब खून के घूंट पिएगा तो फिर कोई तो इसके मोहल्ले में हिडिंबा रहती होगी, कोई तो इसके भी राज्य में मंथरा जरूर होगी। वो आएगी और इसके कान भरेगी और इसको क्या समझाएगी कि अरे तुम पागल हो, अंग्रेज देखो जाके जगह जगह कब्जा कर रहे हैं फोर्सफुली, तुम भी करो। तो ये बोलेगा मैं अकेले कैसे करूं, मेरी तो इतनी क्षमता नहीं है। तब इसको ये एडवाइस दी जाएगी कि अंग्रेजों के साथ जाकर के मिल जाओ। तो ये बना मराठों की टीम का विभीषण और जा करके अंग्रेजों से संधि कर ली। संधि इस बात की करी कि तुम लोग मेरी मदद करो, कम से कम मुझे 20,000 आदमी दो लड़ाई लड़ने के लिए, मैं पूना पे जाके हमला करूंगा, पेशवा को मारूंगा और खुद पेशवा बनूंगा। और जब पूरा मराठा एम्पायर मेरे कंट्रोल में आ जाएगा तो उसका कुछ हिस्सा आपको भेंट में दे दूंगा। आगे बात समझ में? तो जब ये प्रपोजल अंग्रेजों के सामने रखेगा तो अंग्रेजों के मन में लड्डू तो फूटेंगे ही, क्योंकि हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, सामने से ऑफर आ गया। तो अंग्रेजों ने इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इसके साथ संधि करी, जिसे कहा जाता है सूरत की संधि। लेकिन ये पूरी कहानी आपको तब समझ में आएगी जब ये टेबल आप एकदम क्लियर कर लेंगे। तो टेबल क्लियर है, नोट कर डालिए फटाफट। आज मैं आप लोग को मराठों का केवल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, क्योंकि एंग्लो मराठा वॉर जो है ये 4 हुए और चारों बड़े मतलब पेचीदगी भरे हैं। कॉन्स्पिरेसी तो यही समझ लो, कितने दाव पेच लगाए जा रहे हैं। तो युद्धों में बड़े दाव पेच है, तो ये एक दिन में टॉपिक पढ़ाएंगे तो बाउंस हो जाएगा। हमारे खुद एक बार में बाउंस हो गया था, 4-5 बार में पल्ले पड़ा, कौन माधवराव कौन सदाशिव राव। अच्छा, हम लोग जहां के हैं वहां का नाम पता जल्दी क्लियर हो जाता है। अब दक्कन और दक्षिण में इतना हम लोग का इंटरेस्ट भी कभी रहा नहीं, स्कूल वगैरह में पढ़ाया नहीं गया। अब यहाँ पे आपको कहा जाए चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह तो खटाखट रट लोगे, क्योंकि सब ऐसा लगता है मोहल्ले टोले के। अब आपसे आपसे पूछ लिया जाए कि जब गांधी जी क्या बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन चलाया तो उसका नेतृत्व जो है वो चेन्नई में किसने किया? तो कुमारा स्वामी पिल्लई। अब क्या मतलब आपको, लेकिन उन्होंने किया, वो वहां के लोकल लीडर थे। तो इसलिए थोड़ा सा आपका जो टेस्ट नहीं है वो याद करने में समझने में दिक्कत तो आती है। तो रघुनाथ राव आपकी पकड़ में आ गया सबके, ठीक है। तो मराठा में व्हाट विल रघुनाथ राव डू, क्या करेगा ये बेचारा? इन सर्च ऑफ अ फ्रेंड, ये एक दोस्त की तलाश करेगा और कॉन्क्लूड्स ट्रीटी विद द ब्रिटिश, अंग्रेजों के साथ संधि कर लेगा। सूरत की संधि से कहा जाएगा 1775 में। और सूरत की संधि ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण बनी, क्योंकि संधि में मैंने बता दिया ना इसने क्या मांगा, फोर्सेस मांगी। अब फोर्सेस सजाएगा तो है नहीं, जाके हमला ही करेगा, तो वो हमला दरअसल अंग्रेजों की ही तरफ से तो हो रहा है। तो इसलिए इस घटना को फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर कहा गया। सूरत की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का कारण थी, याद रखना।
दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो मराठों का दुश्मन कौन? अंग्रेज। और रघुनाथ राव का दुश्मन कौन? मराठे। तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो गया ना, और दोस्त के साथ में संधि कर ली, सूरत की संधि। अब संधि में हुआ क्या? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ 75 से 82 तक। इंग्लिश टू हेल्प रघुनाथ राव, अंग्रेजों ने रघुनाथ राव को मदद करने का पूरा आश्वासन दिया। सालसेट और भसीन टू बी गिवन टू द ब्रिटिश, और रघुनाथ राव ने वादा किया कि जब मराठा साम्राज्य को मैं कंट्रोल कर लूंगा तो सालसेट और भसीन जो जिले हैं वो आपको दे दूंगा। ठीक है, लेकिन इसी बीच रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हो गया। 75 में युद्ध हुआ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हो गया। जो बच्चे पॉलिटी पढ़ चुके हैं उनको पता होगा कि जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित हुआ था तो पहले जो अलग अलग गवर्नर होते थे, बंगाल का गवर्नर अलग था, बंबई का अलग था और मद्रास का अलग था, उनको सबको ज्वाइंट करके एक ही गवर्नर बना दिया गया था और उसे गवर्नर जनरल कहा जाएगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होते ही जो गवर्नर जनरल बना उसने मना कर दिया और कहा कि मुझे ये संधि की शर्तें समझ में नहीं आ रही हैं। पहले तो वहां पे लोकल गवर्नर था, बंबई का गवर्नर, जिसके साथ संधि हो गई थी, लेकिन अब बंबई पोस्ट ही खत्म हो गई, तो अब आपको कोई भी कंफर्मेशन लेना है तो कलकत्ता से लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम आ गई, इसी वजह से सूरत की संधि आगे नहीं बढ़ पाई और युद्ध नहीं हुआ। तो क्या हुआ रेगुलेटिंग एक्ट में? Calcutta became the supervising authority over Bombay and Madras. At this treaty was signed between the Bombay Presidency and the Marathas. The Calcutta Council rejected it. बात समझ में आई? संधि किसके किसके बीच में हुई थी? बंबई के गवर्नर और रघुनाथ राव के बीच में हुई थी। लेकिन जब बंबई का गवर्नर खत्म हो गया, सारी पावर कलकत्ता के पास चली गई, तो कलकत्ता ने कहा ऐसा है, हम दूसरे के पचड़े में हाथ नहीं डालेंगे। मान लो हम अपने 20,000 सैनिक भेजे, उसके बाद भी मराठे जीत जाए तो हमारी तो बेइज्जती हो जाएगी। और अंग्रेजों की बेइज्जती केवल भारत में नहीं होती थी, पूरी दुनिया में होती थी, क्योंकि पूरी दुनिया में रूल कर रहे थे। तो अभी तो लोग केवल शक करते हैं कि हम कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, फिर लोगों को यकीन हो जाएगा। तो इसलिए कलकत्ता ने इस संधि को रिजेक्ट कर दिया। क्या बात सबको समझ में आ गई? इसके बाद क्या हुआ? नई ट्रिटी साइन हुई, सूरत की संधि तो खारिज हो गई, अगली संधि हुई और इसको कहा जाता है द ट्रिटी ऑफ पुरंदर। एक साल बाद 1776 में पुरंदर की संधि साइन हुई। लेकिन हुआ ये कि न्यू ट्रिटी नॉट लक्ड बाई बॉम्बे एंड पूना दरबार। अब बंबई का जो गवर्नर है, मतलब गवर्नर का पद तो खत्म हो गया है, लेकिन बंबई का जो इंचार्ज है, गवर्नर के नीचे जो डेप्यूटी गवर्नर है या वहां पे जो ब्रिटिश अधिकारी है, उसको नहीं बात जमी। उसने कहा यार ये मतलब इस टाइप की संधि कलकत्ता वाले बता रहे हैं, हम मारे जाएंगे। दूसरी तरफ जब पूना पहुंची है खबर, यानी कि रघुनाथ राव के पास पहुंची, तो उसको भी मजा नहीं आई। उसने कहा देखो वो सूरत वाला मामला ज्यादा सही था, एक हाथ दे एक हाथ ले। और इधर आप कह रहे हो कि नहीं पहले ला फिर हम दे, तो ये हमारे बस में होता तुम खुद ही ना लड़ा लेते, हम तो मदद मांगने के लिए आपके पास आए हैं। तो कुल मिला के मामला समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? कंफ्यूजिंग है, इसीलिए आराम से पढ़ा रहे हैं। लिखना है, लिख डालो फटाफट। तो कुल मिला के संधि हो चुकी है 1775 में ही, लेकिन 1776 समाप्त होने को आ गया, अभी तक युद्ध नहीं हुआ, क्योंकि ट्रिटी पे कहीं ना कहीं सहमति नहीं बन पा रही है। तो जब पूना दरबार और बंबई दोनों ने कैंसिल कर दिया, तो फिर नई संधि हुई जिसको कहा गया ट्रिटी ऑफ वडगांव। और संधि का नाम उस जगह के नाम पर होता है जहां पर यह संधि हुई थी। तो पुरंदर की संधि पुरंदर में हुई थी, वडगांव की संधि वडगांव में हुई थी। अब ये संधि किसके किसके बीच में हुई है? बंबई और पेशवा के बीच में हुई है। संधि में क्या है? सो रिफ्ट बिटवीन बॉम्बे एंड कलकत्ता काउंसिल। जब बंबई ने पर्सनल लेवल पे संधि कर ली है, तो कलकत्ता और बंबई के बीच में भी कुछ ना कुछ एक खाई आ जाएगी कि तुम यार हमारी बात नहीं मान रहे हो। और इसी बात से फ्रस्ट्रेट होके अटैक बाय द ब्रिटिश आर्मी ऑन ग्वालियर। संधि कहां हुई? अलग जगह। किसके खिलाफ हुई? अलग जगह। असहमत कौन हुआ? अलग जगह। हमला कहां हुआ? ग्वालियर। यही अंग्रेजों की स्किल है कि उन्होंने बातों बातों में यह दिखा दिया कि बंबई और कलकत्ता की आपस में ही नहीं पट रही है, तो हम आपकी मदद कहां से करेंगे। और सारी बातें बैठ करके पूना में हो रही हैं। किसके खिलाफ हो रही है? नागपुर के खिलाफ हो रही हैं। लेकिन आपको इन सब चीजों में उलझा करके हमला कहां कर दिया? ग्वालियर। ग्वालियर में कौन बैठा है? सिंधिया। ये जो माधवराव सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, इन्हीं के बाबा पर बाबा उनके भी बाबा, यही लोग हैं। तो हमला कर दिया ग्वालियर में। लेटर ऑन ग्वालियर एक्ट्स एज मीडिएटर बिटवीन इंग्लिश एंड पेशवा। अब जब ग्वालियर के गर्दन पे तलवार रख दी जाएगी तो वो यही तो कहेगा कि यार हमसे क्या लेना देना था जो हमें मार रहे हो। तो उसको कहा गया कि या तो अपनी गर्दन कटवा दो या अब तुम करो बिचौलिए का काम। पेशवा जिन जिन चीजों पर सहमत नहीं हो रहा है उसको सहमत कराना तुम्हारा काम। तो अब ये जाएंगे पूना, बताएंगे कि बहुत मारा है हमको, मार डालेगा आगे जाके, जो कह रहा चुपचाप मान लो। तो यही मीडिएटरशिप करने की ही बात हुई थी। और फिर ग्वालियर ने ये मीडिएटरशिप करी और फिर नई संधि पर हस्ताक्षर हुए जिसका नाम था सालाबाई की संधि, और ये फाइनल ट्रिटी थी।
ठीक है, द ट्रीटी ऑफ सालाबाई। और ये संधि इतनी मजेदार थी कि अब हम लोग इक्वल स्टेट की तरीके से काम करेंगे, यानी कि जैसे मराठे हैं वैसे ही हम लोग अब मिलकर के काम करेंगे, और अब हम दोनों का दुश्मन होगा मैसूर। भाड़ में गए रघुनाथ राव, भाड़ में गए पेशवा, आओ चल के ठोका जाए मैसूर को। क्यों? मैसूर में कौन है इस समय? हैदर अली, जो बिल्कुल नाक में तलवार घुसेड़े अंग्रेजों की। तो आप मतलब यकीन नहीं कर पा रहे हो यार, ये बंदा ने क्या, ये डाल से वही डाल, वही डाल से वही डाल, ये कूद रहे। तो ये रीजन था। अब कल आप लोगों ने मैसूर पढ़ा है, इसलिए कहानी आपको और अच्छे से समझ में आ रही होगी कि ये मैसूर क्यों गए थे। तो ये जो सालाबाई की संधि है, ये फाइनल संधि थी कि किस तरीके से पहले मैसूर को मिटा दें, जब मैसूर मिट जाएगा तो तुमको तो निपटा ही देंगे, क्योंकि तुम्हारी ग्रे के लिस्ट तो हमें पता ही है। तो इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर आप देख रहे हैं कि ना होकर के भी हुआ और हो करके भी ना हुआ। गोली चल के भी नहीं चली और बिना चले भी चली। ग्वालियर को पीट दिया ना। जैसे कोई कर्नाटक आदमी आता है, ज्यादा लंबी लंबी फेंकता है, तो आप उसको ये कहने की दम रखते हैं ना कि अरे तुम लोग को तो अंग्रेजों ने मारा था, हार गिराओ। कोई मराठा आएगा, उसको भी आप कहने की दम रखते हैं कि अरे अंग्रेजों ने तुम्हारी गर्दन पकड़ ली थी। बंगाली आएगा, उसको भी आप धोएंगे कि अरे याद करो प्लासी, पहले फिर हमसे बात करो। लेकिन कानपुर के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है, क्योंकि कानपुर के व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति ज्यादा 2-5 करेगा ना, तो हम उसको एक ही बात बताते हैं, याद करो मैस्कर घाट। भाग रहे रहो डर के, 403 काट डाला रहा है, गंगा नदी जहां तक देखो लाल है लाल। हम लोग का ये इतिहास है। तो कुल मिला के हम चाहे जितने बदनाम शहर हो, लेकिन इस चीज में प्राउड है। कानपुर से अंग्रेजों का सफाया हम लोगों ने कर, और आम आदमी, कोई नेता नहीं था। नाना आना राव तो भाग गए थे सब। मैस्कर घाट की घटना तो आम आदमियों ने अंजाम दिया था ना। तो कानपुर का इतिहास ऐसा इतिहास है, गौरवान्वित करने वाला। यहाँ कोई ट्रीटी, हम लोग जानते हैं ना ट्रीटी क्या होती है, जाने का टीटी टीटी कर मारो दौड़ा के। तो हम लोगों ने ये किया हुआ है हमेशा, ठीक है ना। तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर पे कहानी को रोकेंगे, क्योंकि इसके ऊपर अब सेकंड जो है वो बाउंसर का काम करेगा। तो पहले तक की पूरी कहानी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, कोई डाउट जैसी चीज है तो पूछ लीजिए।